इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेसन में न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आप सभी भी सॉल्व कर रहे हैं। और पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन नहीं किए गए थे, आपने किए हैं, आंसर आ गए आपके, तो ठीक है। फिर हम लोग अगले न्यूमेरिकल पर आज आ जाते हैं। तो पहले से ही हमने न्यूमेरिकल लिख के रखा हुआ है, 27 न्यूमेरिकल हमारे न्यूमेरिकल लगाने के क्रम में 27 नंबर न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 मिली हेनरी है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व को किससे लिखोगे? एल से। 3 मिली हेनरी, मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 हेनरी, तथा उसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि स्विच ऑफ करने पर धारा का मान 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से शून्य हो जाए, मतलब 5 एम्पियर की धारा उसमें बह रही है, हमने स्विच को ऑफ किया तो 0.1 सेकंड लगे करंट को जीरो होने में। टाइम कितना लगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, और करंट 5 एम्पियर से जीरो हो गई। अगर 5 एम्पियर से जीरो हो गई तो धारा में परिवर्तन कितने का आया? 5 एम्पियर का। बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है। इसलिए करंट, चेंज इन करंट को हम लिखेंगे 5 एम्पियर, बट बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग सो वी विल राइट इट इन माइनस। ठीक है, आगे तो कुंडली में उत्पन्न औसत स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करिए। आपको औसत स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पता लगाना है। ठीक है ना, बस। तो आपको L मालूम है, डेल्टा T मालूम है, डेल्टा I मालूम है, E आपको मालूम करना है। आई होप कि आपको समझ में ही आने लगा होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये बेनिफिट होता है जब किसी न्यूमेरिकल को लगाते समय ना आप पहले उसका डिस्क्रिप्शन जो गिवन क्वांटिटीज है वो नोट कर लेते हैं, तो ये बड़ा फायदा रहता है। इसलिए मैंने आपको एडवाइस किया है कि आप पहले ऐसा करा करें, वो चीज़ें लिख ले जो आपको दी गई हैं, और फिर वो भी लिख लीजिए जो आपको मालूम करना है। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक बार वो आने लगता है फॉर्मूला हमारे जो यहाँ पर यूज होने वाला है। ई का फॉर्मूला हमारे पास है जो इन सब क्वांटिटीज को यूज करके बना हुआ है, -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। हमको L मालूम है, हमको डेल्टा I मालूम है, डेल्टा T मालूम है। सॉल्व में नहीं करूंगा, सॉल्व आपको करना है, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो इट हैज यूनिट वोल्ट। और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ओके, आप नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा जाकर के। 28 नंबर न्यूमेरिकल पर आ जाइए। लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी है। स्वप्रेरण गुणांक मतलब L, दिस इज 5 हेनरी, तथा प्रतिरोध 20 ओम है। उसी कॉइल का रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 20 ओम। इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर धारा को स्थायी होने दिया जाता है। ये हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, स्विच वगैरह लगा दिया इस पे। अब इसका जैसे ही स्विच ऑन किया, उन्होंने बताया कि 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी, ये जो बैटरी लगी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप समझ सकते हैं 200 वोल्ट है। इससे जोड़ा हमने, तो करंट को जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट 0 से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। हमने वेट किया कि करंट मैक्सिमम हो जाए जितना उसको होना है, स्थायी होने दिया जाता है। संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। आपको कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। एनर्जी आपको मालूम करनी है, U इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और बैटरी 200 वोल्ट की लगाई है हमने, हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, इसका L भी मालूम है, इसका R भी हमको पता है। L भी मालूम है, R भी हमको मालूम है। और अब आपको भी शायद याद आ जाना चाहिए, ऐसा एक न्यूमेरिकल हमने पहले भी लगाया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि अगर 200 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्शन दी है और इसका रेसिस्टेंस 20 ओम का है,
तो 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने पर इस पे कितनी करंट फ्लो होगी, वो जो स्टेडी करंट है। इसके लिए बोला गया है कि करंट को मैक्सिमम होने दिया जाता है, स्थायी होने दिया जाता है। तो कुंडली में स्थायी धारा कुंडली में स्थायी धारा I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक है, V की जगह पर लिखेंगे 200 वोल्ट, क्योंकि 200 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। R है 20 ओम। अब इसे अब जब कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 10 एम्पियर। इसका मतलब है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है कि धारा को स्थायी होने दिया जाता है, तो धारा का वो स्थायी मान कितना है, 10 एम्पियर। अब आपको तो एनर्जी कैलकुलेट करना है। कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा, कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा की वैल्यू 1/2 Li² से सॉल्व करते हैं। L की जगह 5 हेनरी लिखेंगे, I निकाल चुके हैं हम। ठीक है, आप वैल्यू लिखोगे, हम सॉल्व नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है इस पे। और इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल इज 250 जूल। 250 जूल की एनर्जी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर होगी। समझ आ रहा है आपको? तो सबसे पहले करना ये है कि कॉइल का जो रेसिस्टेंस है और जितने वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है, उससे ये पता लगा लीजिए कि करंट कितनी फ्लो होगी। एक बार करंट आ गई, फिर कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा 1/2 Li² से आप मालूम कर सकते हैं, जहां पर L कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरकत्व है, और I जो है वो अंतिम स्थायी धारा है। स्विच ऑन करने के बाद जो स्टेडी करंट होगी, जो धारा स्थायी होगी, वो वाली करंट होगी। तो ये हो गया हमारा 28वां नंबर। आप प्लीज नोट कर लीजिए, इसके बाद हम और करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 29 नंबर पे। लिखा हुआ है 8 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली। एक कॉइल है जिसका प्रेरकत्व 8 मिली हेनरी है। प्रेरकत्व मतलब L। ठीक है, तो L इज इक्वल टू दिया गया है 8 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10⁻³ हेनरी। न्यूमेरिकल लगाते वक्त जितनी भी क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी, सबको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके आप सॉल्व करेंगे। 2 एम्पियर की वैद्युत धारा है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है बेटा, वो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है? कुंडली के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो ऐसे कॉइल रहते हैं, उसमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहता है, आपने पढ़ा हुआ है। इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये आपको पता लगाना है। आपके पास L है, आपके पास I है, एनर्जी मालूम करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? अभी अभी आपने पढ़ा है 1/2 Li²। ठीक है, L की जगह L की वैल्यू लिखोगे, I² की जगह I² की वैल्यू लिख देंगे। सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर आ जाएगा, मैं बता देता हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻² जूल। ये आंसर आपको मिलेगा। कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, वो आप कर लीजिएगा, इजी है। 30 नंबर न्यूमेरिकल पे आइए, देखिए हम पढ़ते हैं और आप गौर से सुनिएगा। इसमें एक्चुअली 2 कॉइल्स के बारे में चर्चा की जा रही है। एक कॉइल में हमने इस तरीके से बैटरी और स्विच वगैरह लगा के रखा है, और एक जो दूसरी कॉइल है उस पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है। ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पियर की धारा को, प्राथमिक कुंडली में जो धारा फ्लो हो रही है उसको हम I1 से लिखेंगे। 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ओ, जरूरत ऐसे नहीं है लिखने की, चलिए इसको रहने देते हैं और आगे पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या लिखना चाहिए। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए,
तो नहीं ज़रूरत है, उसको मत लिखिए। आप सीधे सीधे बस यहाँ पर आ जाइए कि करंट 3 एम्पियर की थी और वो करंट कितनी हो गई है, 0। कितना समय लगा इस काम में? हाँ, तो जो टाइम इंटरवल यूज हुआ, टाइम इंटरवल इससे लगा, वो लगा है 0.001 सेकेंड, और 3 एम्पियर की करंट 0 हो गई इतनी देर में। तो हम सीधे लिखते हैं धारा में परिवर्तन, और ये धारा का परिवर्तन कौन सी कॉइल में है, प्राथमिक, इसलिए हम डेल्टा I1 लिख लेंगे बेटा। इसको 3 से 0 हो रही है तो परिवर्तन कितने का हुआ है बताइए, 3 एम्पियर का। बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है, इसलिए हम इसको माइनस लिख देंगे, -3 एम्पियर। तो द्वितीयक कुंडली में 1500 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। दूसरी कॉइल में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसको हम E2 से लिखेंगे, एंड दैट इज 1500 वोल्ट। कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करें। आपको इन दोनों कुंडलियों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसे आप M से लिखते हैं, वो आपको मालूम करना है। आपको इतनी सारी चीजें दी गई हैं, M आपको मालूम करना है। क्या आपको फॉर्मूला याद है जिसमें ये सारी चीजें आती हों? वैसे E2 के लिए तो फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, फैराडे के नियम से we know E2 is equal to -M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। याद आया आपको? हमको तो M चाहिए तो ये इधर भाग में आ जाएगा, आप चाहें तो इसको ऊपर भेज दीजिए, तो M की वैल्यू बउआ कैसी मिलेगी, माइनस आ जाएगा, फिर E2 और ये डेल्टा T इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा अपॉन डेल्टा I1। E2 की जगह 1500 लिखना है, डेल्टा T की जगह 0.001 सेकेंड और डेल्टा I1 की जगह पर -3 एम्पियर लिखना है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करिए लिख करके स्वयं से, या मैं कर दूं जैसा आप बताएं। कर देते हैं, कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना? जरूरत तो नहीं है करने की, अगर आपको जरा सा भी लगे कि हमसे प्रॉब्लम आएगा तो हम कर देंगे फिर उसको, ठीक है? और मैं आंसर आपको बता देता हूं केवल इसका, तो इसका आंसर आएगा भैया 0.5 हेनरी। 0.5 हेनरी नॉर्मल, बस मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड करना है, बस ऐसे पावर्स को एडजस्ट करना रहेगा, बस आप देखिएगा, आप करेंगे आपको आ जाएगा। फिर भी अगर लगे प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, हम सॉल्व करके दे देंगे आपको इससे। नेक्स्ट 31 नंबर न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं हम लोग, वो भी मैंने लिख लिया है पहले ही, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करते चलते हैं, जो भी चीजें उसमें हमको दी गई हैं। जब किसी प्राथमिक कुंडली में 300 मिलीसेकंड ये टाइम इंटरवल है, तो डेल्टा T से लिखेंगे 300 मिलीसेकंड। मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -3 का गुणा करेंगे। वो 10 की घात -3 1 2 3 अंक दशमलव खिसका देगा इधर, तो डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी 0.3 सेकेंड। धारा का मान 5 एम्पियर से 2 एम्पियर तक बदल जाता है। पहले 5 एम्पियर था, फिर 2 एम्पियर हो गया, इसका मतलब धारा में कितने का चेंज आ गया, 3 एम्पियर का। और क्योंकि ये घट रही है इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे, -3 एम्पियर। और डेल्टा I1 क्यों? क्योंकि ये काम प्राथमिक कॉइल में हो रहा है, प्राथमिक कुंडली में हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो द्वितीयक कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है 0.5 वोल्ट। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना करिए। आपको दोनों कुंडलियों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आपको मालूम करना है। M से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब फॉर्मूला, तो M के लिए यहां भी फॉर्मूला लिखा हुआ, यही फॉर्मूला सेम यहां लग जाएगा आपका, तो इसी को हम यूज कर लेते हैं। वी नो M इज इक्वल टू -E2 इंटू डेल्टा T अपॉन डेल्टा I1।
देखिए मैं इसको अच्छा कर दे रहा हूं एक बार, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। E2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 0.5, डेल्टा टी की जगह पर 0.3, डेल्टा I1 की जगह पर -3। ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, और 3 से आप इसको कैंसिल करेंगे, इट विल बी 0.1। बेटा ये 0.3 था ना, तो जब 3 से काटोगे तो 0.1 बन जाएगा ये। और इसे आप कैलकुलेट कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5 आएगा, पर एक और 2 नंबर पे दो डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी 0.05। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, हेनरी। तो m की वैल्यू आ जाएगी 0.05 हेनरी। ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। ठीक है ना, तो इसमें आएगा 0.5 हेनरी, इसमें 0.05 नहीं आएगा, वो इस पे आएगा। तो इस तरीके से हमने 31st नंबर न्यूमेरिकल यहां पर कर लिया है। आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। 32 नंबर मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कर लेते हैं इसे। यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होते हैं, आपको याद भी होगा, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्राथमिक कुंडली में धारा 0.5 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 2 मिलीसेकंड में घट जाती है। मतलब पहले 0.5 एम्पियर थी, फिर बाद में 0.2 एम्पियर हो गई, और ये काम कितनी देर में हो गया, 2 मिलीसेकंड में। तो डेल्टा टी कितना रहेगा, 2 मिलीसेकंड। मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई। और करंट में कितने का चेंज आया, क्योंकि ये चेंज प्राइमरी कॉइल में है तो हमने I1 से लिखा हुआ है। 0.5 से 0.2 हो गई है, तो चेंज तो आया है 0.3 एम्पियर का। एंड बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉरी, तो हमने इसके सामने माइनस का निशान लगा लिया। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करिए। दूसरी कॉइल में कितना विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड हो जाएगा, ये आपको मालूम करना है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान अलग से दे रखा है उन्होंने, जिसे आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1.66 हेनरी। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें दिया है। E2 की वैल्यू पूछा है, आपको पता ही चल गया होगा। वी नो दैट E2 इज इक्वल टू -m और डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, यही फॉर्मूला रहता है। अब वैल्यूज अप्लाई करिए, माइनस की जगह माइनस, m 1.66, डेल्टा I1 है -0.3 अपॉन डेल्टा टी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले तो माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 8 are 16, 2 3 are 6, 1.66 ना 0.83 के बराबर आ जाएगा। अब 0.3 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 3 are 9, 3 8 are 24, और 1 2 3 डिजिट पे डेसिमल आएगा यहां पर, इंटू 10⁻, ये -3 नीचे है, ऊपर लाएंगे तो +3 बन जाएगा। ये आप चाहें तो E2 इज इक्वल टू 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000। 1000 का इसमें गुणा करा दे तो तीनों अंक का दशमलव खत्म हो जाएगा इसके। इस तरीके से ये आ जाएगा 249 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो ट्रांसफार्मर है उसकी दूसरी कुंडली जो होगी उसमें 249 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आप ये कर रहे हैं जो इसमें परिवर्तन बताया गया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। 33 नंबर न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, देखते हैं इसको। दो कुंडलियों के एक युग्म, फिर से वही दो कुंडलियों का एक पेयर है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक वाला जो आपने पढ़ा हुआ है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान 1.5 हेनरी है।
अन्योन्य प्रेरकत्व की जो वैल्यू है वो 1.5 हेनरी है। ये एक कॉइल है, ये एक दूसरी कॉइल है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। कनेक्शन नहीं मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आप सिर्फ इतना देख लें कि दो कॉइल वैसे रखी हुई हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान 1.5 हेनरी है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को m से लिखेंगे एंड m इज इक्वल टू 1.5 हेनरी। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 20 एम्पियर की धारा को 0.05 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, बड़ी तेजी से, कितनी देर में? आंसर है 0.05 सेकंड में केवल क्या कर दिया जाता है? करंट को 20 एम्पियर से जीरो कर दिया जाता है। इसका मतलब है करंट में परिवर्तन कितने का आएगा? 20 एम्पियर का। और करंट घट रही है कि बढ़ रही है? घट रही है। इसलिए भैया क्या ले लेंगे इसके सामने? माइनस ले लेंगे। तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करिए। जो दूसरी कॉइल है उसमें जितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो आपको मालूम करना है। आगे भी एक क्वेश्चन इसमें लगा हुआ है पर अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर लो पहले, ठीक है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप? हम जानते हैं कि E2 की वैल्यू किसके बराबर आती है? -m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। -m इज 1.5 हेनरी, डेल्टा I1 दैट इज -20 एम्पियर अपॉन डेल्टा T 0.05 सेकेंड। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो ये वाला माइनस इस माइनस से मिलकर क्या बना लेगा? प्लस बना लेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर हम एक अंक ऐसा दशमलव खिसकाएं, या आप एक काम कर दो, इसके दोनों अंक खिसका दो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा, इस पे 2 डिजिट पे ये डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट है, हमने दोनों अंक खिसकाए तो ऊपर मुझे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, पर मैं 2 नहीं बढ़ाऊंगा, मैं ऊपर 1 जीरो केवल बढ़ाऊंगा बस। तो एक का क्या करोगे? एक का इससे काट दिया मैंने, एक अंक दशमलव इसका काटा, फिर जो एक अंक इस पे बचेगा उसकी वजह से 1 जीरो ऊपर कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से E2 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? देखो 3 का 20 से गुणा करेंगे 60, 60 का 10 से कर देंगे 600 वोल्ट। इसका मतलब है E2 यानी कि इस दूसरी जो कॉइल है ये वाली, इसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा? कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा? आंसर है 600 वोल्ट। समझ में आ गया? तो एक जवाब तो हमको मिल गया। अभी हमने क्वेश्चन क्योंकि पूरा पढ़ा नहीं है, अब पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखते हैं क्या करना रहेगा हमको। यदि द्वितीयक कुंडली में 300 फेरे हो, अब देखो ये सेकेंडरी कॉइल की चर्चा की जा रही है कि सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या दी गई है, तो हम उसको N2 से लिख लेते हैं, या NS आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, जैसी आपकी मर्जी। क्या लिखें? N2 के NS? N2, चलिए ठीक है N2 लिख देते हैं। 300 टर्न्स। दूसरी कॉइल में इतने फेरे हैं, तो इनमें कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा? दूसरी कुंडली में कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा? डेल्टा फाई 2, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है ना। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कोई फॉर्मूला है आपके पास ऐसा जो फाई 2 कैलकुलेट करवा दे? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस फैराडे का नियम, -N2 डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा T, और यहां E2। ये सब जगह 2 क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि सब सेकेंडरी कॉइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है। E2 इज इक्वल टू -N2 डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा T। E2 की जगह पर हम लिख देंगे 600 वोल्ट, -N2 इज 300, और डेल्टा फाई 2 हमको कैलकुलेट करना है। डेल्टा T 0.05 नहीं समझ में आया? अच्छा, आप देखें तो 2 अंक पे यहां दशमलव है, आप चाहें तो ऊपर इसके 2 जीरो इंक्रीज कर सकते हैं इसको हटा करके।
फिर ये इधर ले आओ आप सीधे सीधे, तो 5 भाग में गुणा में आएगा तो कितना बना देगा इसको, 605 3000 ना, समझ आया। अच्छा भैया इधर क्या आएगा बोलो, माइनस 300 गुणे 100, ये तो 30,000 बन जाएगा, और साथ में डेल्टा फाई 2, ठीक है। 3 जीरो से इसके 3 जीरो आप कैंसिल कर लो। अब ये माइनस का 30 इधर आके भाग में आ जाएगा। अब 3 में 30 से डिवाइड करना होगा हमको। डेल्टा फाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3/30, देन डेल्टा फाई 2 विल बी माइनस 0.1, और फ्लक्स का यूनिट भैया क्या होता है, वेबर। इस तरीके से फ्लक्स परिवर्तन कितने का होगा, 0.1 वेबर का फ्लक्स परिवर्तन होगा। नहीं समझ में बात आई आपको। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, और ये यहां से ये लास्ट न्यूमेरिकल हमने आज लगा लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। अब नहीं लगाएंगे क्योंकि लगभग हर तरीके के न्यूमेरिकल्स हम एक एक दो दो न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग लगाना शुरू करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा लेसन है प्रत्यावर्ती धारा से, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, मतलब हमारे पास आया था, वो न्यूमेरिकल भेजा गया था हमको, तो उसको लगा लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, उसको कर लेते हैं ज़रा, तो जिसने भी पूछा होगा सबको आ जाएगा। हटा दिया जाए इसको, नोट करिए जल्दी से। ये है वो न्यूमेरिकल, मैं पढ़ रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। एक आवेशित कण 10 की घात -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 टू द पावर -2 ही है, 10 टू द पावर -7 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है। तो उस कण का विशिष्ट आवेश ज्ञात करिए। सॉल्यूशन करते हैं, और आप नोट कर लो कि क्या चीजें दी गई हैं। ये एक आवेशित कण है और वो 10 की घात -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखेंगे 10 टू द पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर -7 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये उसका वेग दिया गया है, इसको हम V से लिख देंगे 10 रेज़ टू द पावर -7 मीटर पर सेकंड, 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में, 0.6 सेंटीमीटर, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस पे, और इसे अगर कैलकुलेट करना चाहें आप तो ये 10 टू द पावर -3 मीटर बन जाएगा, 6 साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा। कण का विशिष्ट आवेश आपको शायद याद हो, जब हम लोग ये लेसन पढ़ रहे थे उस समय आपको जरूर बताया गया होगा। विशिष्ट आवेश, किसी आवेशित कण का विशिष्ट आवेश किसको कहते हैं? आंसर है उसके आवेश तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को हम किसी भी आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है इसको। ये हमको कैलकुलेट करना है। हालांकि ये क्वेश्चन इस लेसन से नहीं है, पर क्योंकि पूछा गया है तो मैं यही बता दे रहा हूं इसको। इसमें आपको याद होगा कि अगर एक चुंबकीय क्षेत्र है और एक आवेशित कण को हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं तो वो आवेशित कण उसमें वृत्ताकार मार्ग में घूमना स्टार्ट कर देता है और उसमें हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है। याद आ रहा है कुछ आपको? इस वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होती थी, इसका एक फॉर्मूला होता था, कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए एक फॉर्मूला था बेटा, वो फॉर्मूला है mv/qb। सबको याद आ रहा है ना? हमको क्या चाहिए? q/m चाहिए। आप एक काम करो, q इधर ले आओ, m इधर ले आओ, तो ये q ऊपर आ जाएगा, m ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। उधर क्या होगा? v/, और ये r नीचे चला जाएगा तो ये b/r ऐसे आएगा। अब v और br सब वैल्यूज आपको मालूम है। v है 10 रेज़ टू द पावर -7, b है 10 रेज़ टू द पावर -2, रेडियस है 6 × 10 टू द पावर -3 ऐसे। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है।
और बड़ी आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं -2 और -3, ये क्या हो जाएगा -5, ये -5 ऊपर जाके इसके साथ +5 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 10⁻²/6। ठीक है, Q/m इज इक्वल टू, बेटा आप देखो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं /6, 10⁻²/6 है, हमने लिखा 10 × 10⁻³ आप जब चाहोगे सॉल्व करोगे फिर 10⁻² आ जाएगा। अब 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 एकम 6, कितने बचे 4, 40 हो गया दशमलव लगने से, फिर 6 छरंग 36, फिर 4 बचे, फिर ये आएगा इंटू 10⁻³ और इसका यूनिट क्या आएगा कूलॉम पर किलोग्राम, आवेश का कूलॉम द्रव्यमान का किलोग्राम। तो जो भी चार्ज है चुंबकीय क्षेत्र के भीतर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है उसका विशिष्ट आवेश 1.66 × 10⁻³ कूलॉम पर किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल भी यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, आप नोट कर लीजिए इसको। आज हम इतना ही रखेंगे अपनी फिजिक्स में। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है।